नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जिसमें सालों से अनुकंपा पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों की बहाली का रास्ता अब साफ हो चुका है। कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा पर नियुक्ति नियमावली, और ये बड़ी खबर इस वक्त नीतीश कैबिनेट की तरफ से एक बड़ा फैसला। इस बड़े फैसले में क्या फैसला हुआ है? अनुकंपा पर नियुक्ति को मंजूरी नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस वक्त हासिल हो चुकी है, और अनुकंपा नियुक्ति नियमावली जो है वो नियमावली को मंजूरी मिली है। विद्यालय परिचारी के पद पर अब बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। नीतीश कैबिनेट की तरफ से ये बड़ा फैसला, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। अब इसके तहत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिचारी की नियुक्ति जो है वो आसानी से हो पाएगी। शिक्षा विभाग में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर करीब 7,000 बहाली होनी है। सरकार ने विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को भी हरी झंडी दे दी है, यानी कि नए पदों का सृजन जो है वो कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क की बहाली की जा सकेगी, और इस तरीके से कई बड़े फैसले जो हैं इस वक्त नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें शिक्षा विभाग में विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी के पदों पर करीब 7,000 बहाली आने वाले वक्त में आपको होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसकी मंजूरी हासिल हो चुकी है। सरकार ने विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को भी अपनी इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाते हुए हरी झंडी दे दी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क की बहाली को भी अब मंजूरी दी गई है, यानी कि बम्पर बहाली का सिलसिला एक बार फिर से बिहार में। शिक्षा विभाग में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय लिपिकीय नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्वीकृत पदों में 50% अनुकंपा के आधार पर होंगे और शेष 50% सीधी भर्ती होंगी। बहुत दिन से यह हमारे जो कर्मी हैं उनके आश्रित जो हैं अनुकंपा के लिए नौकरी के लिए वेट कर रहे थे, और पद के नहीं रहने के कारण और नियमावली नहीं रहने के कारण यह लंबित था। अब 50% अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी। राज्य में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृति। इसमें भी वही प्रावधान किए गए हैं। जो कार्यालय प्रचारी हैं उनके पद पर 50% अनुकंपा के आधार पर और 50% सीधी भर्ती। तो इतना ही नहीं, चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब छोटे शहरों में भी हवाई सेवा का विस्तार करने जा रही है। लोगों के सफर को आसान बनाने के मकसद से यह बड़ा फैसला नीतीश सरकार की तरफ से छोटे शहरों में हवाई सेवा का विस्तार जो है आपको आने वाले वक्त में नजर आएगा। 6 नए शहरों में इसे विस्तार के लिए रखा गया। 6 एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ की मंजूरी। मुजफ्फरपुर, अब वो जिले कौन से हैं? वीरपुर, ये वो तमाम जिले हैं, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, सहरसा इसमें शामिल किए गए हैं। एएआई और बिहार सरकार के बीच इसे लेकर एमओयू तक कर लिया गया है, और ये बड़ा फैसला इस वक्त बिहार सरकार की तरफ से लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, लोगों का सफर आसान करने के मकसद से ये फैसला लिया गया, और इसके लिए छोटे शहरों में हवाई सेवा का विस्तार जो है वो किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक की बात करें तो इस पर मुहर लगा दी गई है। मधुबनी, वीरपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर और सहरसा में छोटे एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार अभी हर शहर के लिए 25 करोड़ की मदद देगी। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें तो इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बिहार सरकार जो है एमओयू करने वाला है। इसके तहत शहरों में एयरपोर्ट का विस्तार जो है वो आने वाले वक्त में ज्यादा सुगम होगा, आसान होगा, और उसका रास्ता एक तरीके से प्रशस्त हो चुका है, जो बिहार सरकार के इस बड़े फैसले के तौर पर देखा और समझा जा सकता है। राज्य में 6 छोटे हवाई अड्डे निर्माण के संबंध में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन करने की स्वीकृति दी है।
ये छोटे एयरपोर्ट हैं, मधुबनी एयरपोर्ट, बीरपुर एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और सहरसा एयरपोर्ट। ये 6 के 6 एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत आच्छादित है और इसके अंतर्गत अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ राज्य सरकार एमओयू साइन करेगी। इस संबंध में यह भी बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक आवंटन है 25 करोड़ हर एयरपोर्ट के लिए, कुल मिला के 150 करोड़ जो है वह इस एयरपोर्ट के लिए प्राप्त हो गया है। पाटलिपुत्रा अशोक है होटल जो है यह आपके आईटी गोलंबर पर अवस्थित है, काफ़ी सालों से बंद था। अब वो 5 स्टार होटल के रूप में एक प्राइवेट डेवलपर के द्वारा उसका विकास किया जाएगा। बिहार के कैपिटल पटना में अब यह 5 स्टार होटल अब यह निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त 2 और 5 स्टार होटल का जो बिड प्रोसेस है वह भी जारी है। एक तो बांकीपुर में 5 स्टार होटल बिड अभी भी इन प्रोसेस है और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट भवन था आपका उसी से आगे आईटी गोलंबर से थोड़ा आगे जो था वहाँ पर भी अभी बिड प्रोसेस है। 2 बिड और बाकी है। तो 3 होटल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने पीपीपी मोड में दी थी। तो पहला पीपीपी मोड में सक्सेसफुल बिडिंग हुआ है। जो सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इसमें 20 एजेंडों पर सरकार ने अपनी सहमति दी है। ठीक हमारे पीछे मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष है जहां पर आज यह बैठक हुई है और बैठक में जिन महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो है वो राज्य के 6 शहरों में जो छोटे हवाई अड्डे हैं उनको विकसित करने पर जो एमओयू है उस पर सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में ये हवाई अड्डे बनने हैं और इसके लिए प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए 25 करोड़ यानी कुल 150 करोड़ रुपए की राशि पर सरकार ने अपनी सहमति दी है। न्यूज़ 18 की खबर पर भी मुहर लगी है और कल ही न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष जो संवर्ग नियमावली है 2025 उसको स्वीकृति मिलेगी कैबिनेट के माध्यम से और आखिरकार आज स्वीकृति मिली भी है। इसमें जो बहाली होगी उसमें 50% बहाली अनुकंपा के माध्यम से और 50% बहाली राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विद्यालय परिचारी संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जो महत्वपूर्ण एजेंडा है उसके तहत जो स्वास्थ्य विभाग में लिपिक के पद पर भी जो संवर्ग नियमावली 2025 है उसको भी सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है और इसमें भी बहाली की प्रक्रिया वही रहेगी जो शिक्षा विभाग के तहत होगी। इसके अलावा पटना के पाटलिपुत्र अशोका होटल को 5 स्टार होटल बनाने पर सरकार ने अपनी पूरी स्वीकृति दे दी है और इसके तहत 90 साल की लीज पर जो पीपीपी मोड है उसके तहत निजी एजेंसी को यह होटल जो है आवंटित कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में बांकीपुर क्लब और सुल्तान पैलेस को भी जो बिल्डिंग है उसको भी आवंटित किया जाएगा। बाकी जो लोक कल्याणकारी एजेंडे हैं उनको सरकार ने अपनी मुहर लगाई है और पद सृजन से जाहिर सी बात है जो सरकार का लक्ष्य है विधानसभा चुनाव तक 12 लाख लोगों को नौकरी देने का, उस ओर भी सरकार लगातार प्रयासरत है और लोगों को बड़े पैमाने पर राज्य में रोजी रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। 20 जून की तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान के जसौली में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और पीएम के दौरे को लेकर एनडीए के नेता लगातार तैयारियों में इस वक्त जुटे हुए हैं। कल गोपालगंज में बैठक के बाद आज सीवान में एक बड़ी बैठक इस वक्त होती हुई। इस बैठक में दिलीप जायसवाल की मौजूदगी है, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित तमाम कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को इस बाबत टास्क दिए जा रहे हैं। 20 जून को पीएम की सभा सीवान में होनी है। सभा को लेकर एनडीए की एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें आप दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ एनडीए की बड़ी बैठक चल रही है। ललन सिंह, दिलीप जायसवाल, संजय झा जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं स्टेज पर यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। वहीं विधायक, सांसद बड़े नेता और कार्यकर्ता
यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ से पीएम की जो सभा होगी 20 तारीख को, इस सभा को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तमाम जो नेता है यहाँ बैठे हुए हैं, नेता और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। वहीं मंच की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे एनडीए के बड़े नेता बैठे हुए हैं। ये रणनीति बन रही है पीएम की सभा में, सभा को लेकर कैसे लोग आएंगे, बहुत बड़ी सभा होने वाली है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जिसको लेकर एनडीए की बैठक की जा रही है। इस बैठक में 20 तारीख को जो पीएम की सभा होनी है, इस सभा को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक चल रही है, जहां बड़े नेता स्टेज में मौजूद है, वहीं ठीक सामने नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। यहाँ रणनीति बन रही है कि 20 तारीख को जो पीएम की सभा होगी, उस सभा में सिवान में अतिहाई सभा होने वाली है। इसको लेकर ये जो बड़े नेता हैं वो रणनीति बना रहे हैं, ताश दे रहे हैं, ताकि पीएम की सभा ऐतिहासिक हो और अधिक संख्या में लोग पहुंचे और पीएम के भाषण को सुने। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीवान दौरे को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी इस वक्त चलती हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारण को करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ से अधिक की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं, जिसमें नमामि गंगे नगर विकास के अंतर्गत 70,000 नए पक्के मकान देने की शुरुआत के साथ साथ वाटर सप्लाई और अन्य कई योजनाओं की शुरुआत जो है वो की जाएगी। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं और सिवान से बिहार को बड़ी सौगात देंगे। क्या क्या सौगात देने जा रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट जी, पिछले बार भी प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी और इस बार क्या तैयारी है? देखिए, लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की योजना का शिलान्यास या उद्घाटन उन्होंने अभी तक किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर 20 तारीख को आ रहे हैं और लगभग 10,000 से अधिक की योजना का सिवान से शुरुआत करेंगे, जिसमें नमामि गंगा से जुड़ा हुआ हो, एसटीपी से जुड़ा हुआ, वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ, नगर विकास के लगभग 70,000 नए पक्के मकान देने का उस दिन शुरुआत करेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार आ रहे हैं तो पूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए एक बड़ा राशि बिहार को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। शाहबाद के बाद सारण को उन्होंने चुना है, तो लगता है कि सारण के क्षेत्र में जो विकास की योजना है वो ले जाना और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को भी जोड़ना। नहीं, पूरी तरह एनडीए के लोगों ने लगातार मोदी जी और नीतीश जी को आशीर्वाद दिया है, उसका कर्ज उतार रहे हैं, लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। तो काम करना ये बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग तो सिर्फ बोलते हैं, काम करते नहीं। तो बिल्कुल हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री जब बिहार आ रहे हैं तो कई योजनाओं की सौगात लेकर प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे और उसकी तैयारी भी इस वक्त चल रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और सियासी गलियारे से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आती हुई एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर राजनीति इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। जेडीयू के नेताओं ने एक बार फिर से निशांत कुमार को सियासी मैदान पर उतारने की बात कही है। निशांत कुमार को लेकर ये सियासी हलचल तेज होती हुई जेडीयू के नेताओं की तरफ से मांग जो है एक बार फिर से शुरू कर दी गई है कि निशांत नालंदा से चुनावी मैदान में उतरे। जगह कौन सी होगी? तो इस्लामपुर सीट, जहां पर जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार की तरफ से ये बयान आता है और इस बयान के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो भी देखिए। जेडीयू के नेता ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के रास्ते राजनीति करते हुए नजर आए निशांत कुमार, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। नालंदा से जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि नालंदा के इस्लामपुर से चुनाव उन्हें लड़ाया जाना चाहिए, नालंदा की जनता उन्हें जिताकर भेजेगी। मौजूद है नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, बहुत चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी राय क्या है? आप नालंदा से सांसद हैं, आपने निशांत को करीब से भी देखा है, कई लोगों की मांग भी है। हमारा जो सोच है, हम लोग क्षेत्र में भी घूमते रहते हैं, निशांत कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जनता में भी इस बात का है चर्चा कि निशांत को चुनाव लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए और मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो आपकी इच्छा क्या है कि निशांत चुनाव आए और लड़े विधानसभा? हाँ, हमारे लिए तो अच्छा होगा, बहुत लोग हमसे भी कहते हैं।
अच्छा, आप नालंदा के सांसद हैं, बहुत चर्चा है कि निशांत नालंदा किसी सीट से लड़ सकते हैं, तो आपकी इच्छा कौन सा सीट आप उनको ऑफर करते कि भाई सीट पर आके लड़िए? जैसे देखिए, हमको तो कहेंगे तो हम कहीं भी हम हाजिर हो जाएंगे। हम तो इस्लामपुर भी ऑफर दे देंगे कि इस्लामपुर खाली है, आप आ जाइए, जिता के भेजाना हमारा काम है, हमारा दायित्व बनता है। तो जेडीयू में निशांत कुमार को विधानसभा के रास्ते सियासत में लाने की मांग इस वक्त तेज होती हुई और इस वजह से बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी जहां निशांत से देरी नहीं करने की अपील कर रही है, तो वहीं आरजेडी ने इसे लेकर निशाना साधा है। हाल के दिनों में सामाजिक सरोकार वाले समारोहों में उनका जाना राजनीति में बढ़ती उनकी दिलचस्पी जाहिर करती है। नालंदा के लोगों का पूरा स्नेह और प्यार उनके साथ है। पूरे नालंदा जिले की जनता नीतीश कुमार के विकास कार्यों के एहसान से दबी है। उसकी नजर में निशांत को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजने से बड़ा उपहार नहीं हो सकता है। निशांत जी को देर नहीं करना चाहिए, कहीं कोई इटपट नहीं। ये तो दिख रहा है कि जेडीयू के लोग घबराए हुए हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। नैया पार होगी एनडीए की। इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। चाहे किसी को चुनाव लड़ा ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। राजनीति में परिवारवाद आयोग को लेकर गरमाई सियासत के बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए के नेताओं पर जोरदार पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिना टैलेंट के ये सब कुछ हो नहीं सकता है। ये अद्भुत बिहार है जहां पिता किसी और कोटा से, परिवार के लोग किसी और कोटे से। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। ये तो अद्भुत है ना, ये तो टैलेंट, तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट है? तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से और दामाद जी कोई और कोटा से। और बाद में देखिए, मेहरारू आयोग का गठन किया जाए, जीजा आयोग का गठन किया जाए, जल्द से जल्द। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं अचेत अवस्था में, और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं, उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है। खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए, जो भूजा पार्टी वाले लोग। बाबा साहेब के अपमान के मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने काली पट्टी बांधकर इस पर विरोध जाहिर किया और कहा कि लालू प्रसाद ने बाबा साहेब का अपमान किया है। 7 दिन से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक माफी नहीं मांगी गई। दलित समाज शांत नहीं रहेगा। लालू प्रसाद के अहंकार और घमंड को एक्सपोज करना जरूरी है। लालू प्रसाद ने जीतन राम मांझी हूं, रामविलास पासवान हूं, राम सुंदर दास हूं, इन सभी को अपमानित किया है। आज बिहार और संपूर्ण देश के जो दलित समाज के लोग हैं, वो विरोध में उतरे हैं। लालू जी ने भारत रत्न, परम पूज्य महामानव बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। 7 दिन से अधिक का समय हो गया है, मोर देन 7 डेज। और जो दुर्व्यवहार उन्होंने दिया है, आज जो सड़कों पे आप देखिए, आज सड़कों पे दलित समाज, दलित संगठन, दलित युवा, दलित समाज निकल करके पोस्टर लगा रहा है, लेकिन उनकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि दलित समाज शांत नहीं रहेगा। तो बाबा साहब के अपमान के इस मामले को लेकर लालू प्रसाद से माफी मांगने के मामले पर सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर पलटवार जरूर किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को माल्यार्पण करना आसान है, लेकिन उनको आत्मसात करना, उनके आधार पर नीति और नीयत तय करना थोड़ा मुश्किल है और ये काम बीजेपी से नहीं हो पा रहा। अंदर बैठ करके सोचें, अंबेडकर साहब को माल्यार्पण करना आसान, सीढ़ी लगाओ कोई भी कर लेगा, लेकिन उनको आत्मसात करना, उनके आधार पर नीति और नियत तय करना थोड़ा मुश्किल काम है, बीजेपी से हो नहीं पा रहा। तो नेपाल में हो रही बारिश के बाद से मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली बागमती नदी का जलस्तर अब बढ़ने लगा है और ऐसे में औराई के इलाके में बागमती पर बना चचरी पुल ध्वस्त हो गया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। वहीं चचरी पुल पार कर रहे एक बाइक सवार देखिए कैसे इसमें फंस जाता है बाल बाल, हालांकि उसकी जान बच गई।
और वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। वायरल वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि चचरी पुल के दोनों तरफ खड़े लोग उसे मदद पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन युवक बागमती नदी के तेज धार के बीच टूटे हुए चचरी पुल से अपने बाइक को बांधने की कोशिश करता दिखता है। इसी बीच चचरी पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि उस समय रहते युवक को स्थानीय लोगों के सहयोग से बचा लिया गया, नहीं तो एक बार फिर से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो जरा तस्वीर देखिए, जैसे ही बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा, ये चचरी पुल जो लोगों के आवाजाही का एक बड़ा साधन थी, वो अचानक से बीच से ही धराशायी हो जाती है। और उस वक्त इस चचरी पुल से गुजर रहा एक शख्स बाइक के साथ देखिए फंस जाता है, और इस परिस्थिति में भी वो अपनी बाइक को देखिए इस चचरी पुल के बांध से बांधने की कोशिश कर रहा है ताकि अपनी बाइक को वो बचा सके। तो ये वीडियो इस वक्त तो नेपाल में हो रहे भारी बारिश की वजह से सीतामढ़ी के ही झीम और लखनदेई नदियों का जलस्तर भी इस वक्त बढ़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। झीम नदी की बात करें तो अचानक से पानी आ जाने की वजह से डायवर्जन जो बनाया गया था वो टूट गया। डायवर्जन टूटने की वजह से सोनबरसा प्रखंड के लगभग 15 गांव के लोग इस वक्त परेशानी में हैं। अब उन्हें गांव पहुंचने में 5 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर भी देखिए इसी डायवर्जन से गुजरते हुए भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, जो बेहद खतरनाक है। शहर के लोगों का ये कहना है कि नदी में अचानक से पानी आने की वजह से अब परेशानी बढ़ गई है। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।